जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नवरेह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपको बता दें जो नवरेह नृत्य है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। जो नवरेह होता है इसे कश्मीरी नववर्ष कश्मीरी हिंदुओं द्वारा कश्मीरी नए साल के पहले दिन का उत्सव है, जिसमें सबसे बड़ा कश्मीरी हिंदू समुदाय कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित नवरेह त्यौहार को अपनी देवी सारिका को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और यह कश्मीरी हिंदू कैलेंडर के चैत्र यानी मार्च अप्रैल महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि तत्वबोधिनी सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939। जो तत्वबोधिनी सभा थी उसको देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को तत्व रंजिनी सभा की स्थापना थी, जिसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। और सभा का उद्देश्य वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्कसंगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। और तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में शुरू एक समूह था। एक क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन सा विभाग करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग की टास्क फोर्स। जो भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग की होती है एक टास्क फोर्स। इसके द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो आपको बता दें जनगणना जो होता है 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। और भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना कराई गई थी। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। इसे पहली समकालीन जनगणना भी कहा जाता है। और भारत में 1901 से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। और जनगणना जो 2011 है वो 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और दुनिया में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश भारत था। अगला क्वेश्चन था कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को पता है रोजर फेडरर जो है टेनिस खेल से संबंधित है। देखिए जो दोस्तों ये जो खेल और खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। डेली देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस खेल से संबंधित है या कौन सा खेल किस कब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरोद। जो उस्ताद अलाउद्दीन खान के सम्मान में जो सतना के मैहर में प्रतिवर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। और यह उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के सहयोग से आयोजित किया जाता है। और यह मैहर का 3 दिवसीय उत्सव है। अलाउद्दीन खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के मैहर घराने को पूरी तरह से बदल दिया। और अलाउद्दीन खान को बाबा अलाउद्दीन खान से भी नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय सरोद वादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वेन सांग ने पल्लव की किस राजधानी का भ्रमण किया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। जो वेन सांग था उसने नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 642 AD में कांची का भ्रमण किया था। और उसने पल्लव शासकों और उसकी प्रजा का एक दिलचस्प वर्णन प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार पल्लव साम्राज्य में कई मठ और बौद्ध मंदिर थे और लोग खुशी से रहते थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो आपको बता दें कि कुल 22 भाषाएं शामिल हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया,
पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। आपको बता दें कि इन भाषाओं में से जो 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल किया गया था और वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में प्रभावी हुआ। इसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें दोस्तों, तो भारत में कुल आपको देखिए तमिल हो गया 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। ठीक है, कुल 1 2 6 शास्त्रीय भाषाओं को भारतीय शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी और एक अंग्रेजी भाषा होता है, इसको जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। द्वीपों के देश समूह मिलकर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यूटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। बात करें पाक जलसंधि की, तो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जलसंधि है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन मार्ग से अलग किया गया है। 8 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों, तो मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। आपको पता है रानी की वाव को नोट पे भी छपा है और ये कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। और रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, जिसे हम सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासक के दौरान हुआ था और 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला है और 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में भी सूचीबद्ध किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया था और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया एक विधायी अधिनियम था। और वुड डिस्पैच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसमें भारत में शिक्षा के प्रसार की व्यापक योजना थी और यह सिफारिश की गई कि विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम की भाषा होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बता दें 1928 में जो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में हुई थी तमिलनाडु सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत। और बीसीसीआई जो कि भारत का सबसे अमीर खेल निकाय और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है, इसलिए बीसीसीआई एक सरकारी संस्था नहीं है और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई का अपना संविधान है जिससे खिलाड़ियों और प्रशासकों के लिए इसके सुचारू संचालन के लिए नियमों और विनियमों को निर्दिष्ट किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित हुआ है, करंट का ये क्वेश्चन है। तो देखिए 200 से अधिक जिलों में आयोजित हुआ था पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। एक क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो देखिए दूसरा आपसे पूछा था, पहला नहीं पूछा था, तो आपको बता दें दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, तो ईसाई धर्म है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है। मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0.006% हैं। अगला क्वेश्चन
पूछा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। देखिए इससे पहले भी पूछा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, अब पूछा है कौन भाग नहीं लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सवाई राजा जयसिंह ने कौन सी नई राजधानी बनाया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जो सवाई जयसिंह, उनका वास्तविक नाम विजय सिंह था, वो 1700 ईस्वी में आमेर के शासक बने थे और मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। और सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशाला का निर्माण किया था और जयपुर जो कि 1727 में नक्शों के आधार पर बनने वाला पहला शहर है, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं नहीं जयपुर को, वो नक्शों के आधार पर बनने वाला सबसे पहला शहर है। कब बना था, तो 1727 में इसकी स्थापना हुई थी जयसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि I2U2, देखिए करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो देखिए भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, I2U2 माने आई से इंडिया होता है, आई से इजराइल हो जाता है, अमेरिका U2 यानी यूएसए हो जाएगा, UAE। ठीक है, UAE अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश शामिल हैं I2U2 में। ठीक है, ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। आपको बता दें कि गेहूं के लिए दोमट या बलुई भारी चिकनी मिट्टी में उगाया जा सकता है। आमतौर पर दोमट मिट्टी जो कि गेहूं की सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राउत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए जो राउत नाचा है एक अनुष्ठायिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है और यह दीपावली त्यौहार के बाद देव उथनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यह मुख्य रूप से यदुवंशियों द्वारा किया जाता है और नृत्य के रूप में इसमें पवित्र, पौराणिक और धार्मिक परंपराएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को बता दें कि अनुच्छेद 7, राष्ट्रपति की जो शपथ है अनुच्छेद 60 में स्थित है। यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद लिए हैं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर पूछे राष्ट्रपति का अनुच्छेद, तो 52 से लेकर 65 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62 है राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और 65 है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या अपने कार्यों का निर्वहन करना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि देखिए बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था। देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया मुझे, तो मैं आपको बता देता हूं बंगाल विभाजन के बारे में। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और इस विभाजन से अंग्रेजों का उद्देश्य था भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम को अलग करना और सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना। तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकने के लिए परिपथ कौन सा है। तो देखिए जो होता है इसका आंसर हो जाएगा स्विच। ऑप्शन में भी दिया था कि जो विद्युत धारा होता है उसको प्रवाहित होने से रोकने के लिए परिपथ कौन सा होता है, तो स्विच है जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। तो दोस्तों ये थी 8 मई की फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।